हेलो व्यूअर्स, पुनीत अगेन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मुग़ल डायनेस्टी के डिक्लाइन की एंड डिसइंटीग्रेशन की, जिसकी हम शुरुआत कर चुके थे। और उस वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल बादशाह गद्दी पर बैठे उनका क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था इन द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो इन दैट सेगमेंट हमने बात की थी बहादुर शाह फर्स्ट, जो मुअज़्ज़म, जिसने जब वो गद्दी पर बैठा एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन सेरेमनी, उसने जो टाइटल एक्वायर किया वो था बहादुर शाह फर्स्ट। और आज उससे आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से मुग़ल डायनेस्टी के पतन में, डिक्लाइन में और बाकी मुग़ल बादशाहों का क्या क्या योगदान था। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको लगता है कि हम कुछ वर्दी, कुछ अच्छा आपको इसमें जानने के लिए मिल रहा है, कुछ अच्छा आप प्राप्त कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले बादशाह से एक बार फिर आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड था 1707 से 1712 AD, जिसकी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जिसमें हमने इसकी बात कर चुके हैं। अब हम दोबारा दूसरे बादशाह की बात करेंगे, ये है जहांदार शाह। अब जैसे बहादुर शाह फर्स्ट की जो है मृत्यु होती है, तो गद्दी पर बैठने के लिए फिर वही, जैसे आप पुराने टाइम में देखते आ रहे हैं कि लड़ाई आपस में शुरू हो जाती है भाइयों की। तो इस समय चार भाई लड़ रहे हैं आपस में, जहांदार शाह, जहान शाह, अजीमुशान एंड रफीउस शान। ये चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं। आप इम्तिहान देखें कि बहादुर शाह फर्स्ट जो है, जो पहला, इनका पिता जो है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एक मंथ तक उसे दफनाया नहीं गया, क्योंकि यह फैसला नहीं हो सका कि गद्दी पर कौन बैठेगा। तो आप देखें गद्दी की शोहरत की जो भूख है, जो इंतहा है, कि पिता की लाश पड़ी है लेकिन उसको दफन नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि गद्दी ऊपर कौन बैठेगा। उसके बाद हम बात करें तो जुल्फिकार खान, एक सरदार की हेल्प से जहांदार शाह गद्दी के ऊपर विराजमान हुआ, मुगल बादशाह बना। और एट द टाइम ऑफ एक्सेशन इसकी जो उम्र है वो 52 के करीब, 52 साल के करीब इसकी उम्र जो है बताई जाती है। और जुल्फिकार खान इसका चीफ मिनिस्टर बना, और उसके फादर असद खान, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो बहुत दरबारी था औरंगजेब के समय, बहुत औरंगजेब जिसकी तारीफ भी करता है, असद खान को उसका टाइटल वकील मुतालिक दोबारा प्राप्त हो गया। इस तरह से जहांदार शाह जो है वो गद्दी पर बैठा। और आप देखें कि जहांदार शाह जब गद्दी पर बैठा तो ये मूव किया दिल्ली की तरफ, राजधानी की लाहौर से ये दिल्ली आया। और दिल्ली में वो जो दौर शुरू हुआ, जिस दौर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ दिल्ली के लोगों का, वो देखने को मिलता है। कहा गया कि हफ्ते में अराउंड, आप ये मान के चलें कि इसके आने से जैसे दीपमाला की जाती थी, वो दीपमाला करने का ऑर्डर दिया गया। एवरी मंथ ये कहा जाता था कि 3 बार जो है पूरे दिल्ली शहर में दीपमाला की जाए। बहुत हालात खराब थे, लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और इसकी एक जो है एक और स्टोरी इनके बारे में जो हमें पता लगती है, वो है कि इनका जो इनकी एक जो हरम में एक रखेल थी जिसका नाम था लाल कंवर, जिसके आप मान के चलें कि उनके चंगुल में थे, और इनको कोई परवाह नहीं थी कि राज किस तरह करना है, किस तरह जो है इस जो आपकी जो गद्दी है उसको संभालना है, लोगों को, जनता को जो है वो रियाया को किस तरह डील करना है, इनको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अपने 11 महीने के शासनकाल में इन्होंने जो भी इनके पास इनके पुरखों के टाइम पे इकट्ठा किया गया,
उसको तबाह बर्बाद कर दिया। बाबर के टाइम से जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स इनके थे उनके टाइम से जो सोना, जो बर्तन, जो यूटेंसिल्स दरबार में थे, वो भी आप मान के चलें कि उन्हें फेंक दिया गया। और हालात इतने बदतर हो गए कि राजकाज इनके बस की बात नहीं थी। एक कियोस एक क्रिएट हो गया जो है मुगल डायनेस्टी में हम बात करते हैं। और इसके साथ ही क्या हुआ कि जो इनके वजीर थे, प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार खान, जिनकी मदद से इन्होंने गद्दी हासिल की थी, उन्होंने भी अपना जो काम है वो आगे सौंप दिया। और आगे सौंपा सुभाग चंद नामक एक व्यक्ति को। प्लीज इसे लिख लीजिए, सुभाग चंद नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया। अब क्या था कि आउटसोर्स कर दिया अपना काम, तो उसके पास बर्डन बहुत था, इसलिए वो सबसे बहुत बुरी तरह से पेश आता था। सो सरदार भी बहुत नाराज थे, जनता बहुत नाराज थी, हालात बहुत खराब थे। इस समय जो बहादुर शाह फर्स्ट का एक और बेटा था अजीम शान, उसके बेटे फर्रुखसियर ने इन हालातों का जो है फायदा उठाने की कोशिश की और सैयद ब्रदर्स, सैयद अब्दुल्ला खान एंड सैयद हुसैन अली खान की मदद से उसने गद्दी हासिल करने के जो है पूरी अपनी जो है वो जद्दोजहद वो करने लगा और उसे इसमें कामयाबी भी मिली। असद खान और जुल्फिकार खान को कत्ल कर दिया गया और जहांदार शाह को भी कत्ल कर दिया गया 11 फरवरी 1713 को। अब आप ये मान के चलें कि वो मुगल डायनेस्टी जो बाबर ने शुरू की और अकबर के काल में जिसका बहुत नाम था, शाहजहां और औरंगजेब आप जिसकी बात करें, बहुत ज्यादा फैला विस्तृत साम्राज्य जो है उसके ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्हें कोई भी इवन केयर नहीं है अपने इस साम्राज्य की। इट इज अ वेरी बैड कंडीशन ऑफ मुगल एम्पायर वी कैन सी एट द टाइम। तो इरविन जो है वो लिखता है कि ये आप मान के चलें तैमूर के वंश का ये एक ऐसा बादशाह था जो बिल्कुल अनफिट था रूल के लिए। और वो ये भी लिखता है कि इसने अपनी अय्याशी में इतना समय बर्बाद कर दिया कि इसे कोई भी इवन नॉलेज नहीं थी कि हाउ टू रूल, किस तरीके से राज जो है अपना वो चलाया जाना चाहिए। सो उसके बाद गद्दी पर बैठे, जैसे आप देख रहे हैं, तीसरा नंबर हमने लिखा है फर्रुखसियर जो 1713 से 1719 एडी। अब इससे पहले कि इसके बारे में हम बात करें, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे मुगल राजा, मुगल बादशाह की पकड़ कमजोर होती गई राजकाज में, वैसे ही कलह और दरबारी गुट जो बनने शुरू हो गई, गुटबंदी जो शुरू हो गई दरबार में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में सतीश चंद्रा ने, जो बहुत फेमस हिस्टोरियन होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत सारे और राइटर्स ने इनके बारे में लिखा है। कई धड़े बन गए, कई गुट जो हैं वो बन गए दरबार के अंदर। ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी जो गुट हैं वो बनकर तैयार हो गए और जिन्होंने पूरा अपना जोर लगाया कि बादशाह उनकी तरफ से होना चाहिए। और इस कलह में जो है वो पिसा आम इंसान और वो जो राज जिसकी हम गाथा सुनते हैं मुगल डायनेस्टी, वो पतन की ओर बढ़ने लगे। अब फर्रुखसियर जब गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसको बिठाने वाले थे सैयद हुसैन अली खान, सैयद अब्दुल्ला खां, तो उन्होंने सबसे पहले जो है उसको टाइटल दिया। सैयद अब्दुल्ला खां को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वजीर बनाया गया और उसको टाइटल दिया गया कुतुब उल मुल्क का, कुतुब उल मुल्क का। और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया और टाइटल दिया गया अमीर उल उमरा का। तो इन टाइटल से उन्होंने जो है गद्दी पर बिठाया। लेकिन फर्रुखसियर चाहता था कि मैं किस तरीके से इनके जो फंसा हुआ हूं पंजों में मैं निकल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फर्रुखसियर को जो है अंत में गद्दी से उतार कर जो है साइड पे कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर बिठाया गया गद्दी पर रफीउद दर्जात को। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, रफीउद दर्जात और रफीउद दौला, इनके बारे में बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों भाई हैं, इनका जो टाइम पीरियड है बहुत थोड़ा है। ये दोनों जो राजा गद्दी ऊपर बैठते हैं, ये दोनों बहुत थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठ के ऊपर विराजमान होते हैं
और बहुत जल्दी इनका जो है वो गद्दी से उतरकर नया बादशाह जो गद्दी पर बैठेगा वो होगा मोहम्मद शाह रंगीला, जो इनके बाद हम जो है वो बात करेंगे। अब रफ़ीउद्दर्जात जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं फरवरी 1719 को गद्दी पर बैठता है और जून 1719 तक ये गद्दी पर रहता है। अराउंड 4 मंथ्स हम बात कर सकते हैं ये गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो रफ़ीउद्दौला है वो 6 जून 1719 को गद्दी पर बैठा और 17 सितंबर 1719 तक ये गद्दी के ऊपर बैठा। और इसकी डेथ के बाद 24 सितंबर 1719 को गद्दी पर बैठा बादशाह मोहम्मद शाह। सो बादशाह मोहम्मद शाह के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनका एक जो है एपिथेट, एक टाइटल उनके साथ लगता है रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से 1748 तक मुगल शासन के हेड रहे, बादशाह रहे। तो उनके बारे में हम बात करते हैं।